काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मियां शहबाज शरीफ साहब का जो विजन है वो काबू नहीं आ रहा। और उनके विजन ने जो पाकिस्तान के साथ कर दिया है, कोई दुश्मन भी इस मुल्क के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। सिर्फ अपने केसेस खत्म करने के लिए, अपने खानदान की दौलत को बचाने के लिए और इक्तदार में वापस आने के लिए जिस किस्म की कंप्रोमाइज़ और जिस किस्म की पॉलिसीज ये इस मुल्क में लेकर आए, और जैसे पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट का मजाक उड़ाया गया, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, और जैसी पॉलिसीज इन्होंने लाकर मुसल्लत की इस मुल्क के ऊपर, उनके नतीजे में या उनके विजन के नतीजे में इस वक्त पाकिस्तान कहां पहुंच गया है, ये एक खबर मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये जरा एक मवाजना देख लें। ये दो खबरें हैं जिनका मवाजना मैं आपके सामने कर रहा हूं। एक खबर है जी, दोनों की तारीखें भी मैं आपको बता देता हूं। एक खबर है 12 नवंबर 2020 की और दूसरी खबर है 14 जुलाई 2024 की। ये जो 12 नवंबर 2020 की खबर है, उस वक्त कोरोना वायरस था पाकिस्तान में और इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और एक ही चैनल पे अगर ये खबर आप देखें, यानी मुख्तलिफ चैनल्स ने उस वक्त भी ये खबर दी थी, आज भी ये खबर दी है, तो मैं आपके सामने एक कंपैरिजन रख देता हूं। ये देखें आज न्यूज़ क्या कह रहा है। फैसलाबाद टेक्सटाइल सेक्टर में काम अपने उरूज पर, मजदूर कम पड़ गए। यानी ये इमरान खान साहब का दौर था जब काम इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पावर लूम्स पूरी इस्तात के साथ चल रही थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपनी पूरी इस्तात के साथ चल रही थी। गुजरावाला में, सियालकोट में, फैसलाबाद में इंडस्ट्री का पूरा बूम था, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करके इमरान खान साहब ने बहुत सारी सहूलियात फराम की थी सरमायाकारों को, और जो लोग बिजनेस करते हैं, ताजर हैं, या जो लोग मसनूआत बनाते हैं, अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, उनके लिए। तो हुआ ये था कि बड़ी तेजी से इंडस्ट्री लगी थी और बहुत तेजी से इंडस्ट्री का साइकिल चल रहा था, और सूरत हाल ये थी कि काम करने वाले बंदे नहीं मिल रहे थे। काम था, बंदे कम पड़ गए थे। और आज शहबाज शरीफ के विजन के बाद, नवाज शरीफ के विजन के बाद मुल्क कहां खड़ा, जरा ये देखिए। वही चैनल है और वही कलम है, वही वेबसाइट है, और अब आप ये देखें कि उसके ऊपर क्या लिखा है। हुकूमती पॉलिसियों के सबब टेक्सटाइल मिलें बंद होने लगी, पॉलिसी साजी का हिस्सा रहे लोगों की फैक्ट्रियां भी इसमें शामिल हैं। और ये खबर है अब की। अब आप फर्क देख लीजिए, अंदाजा कीजिए इन्होंने मुल्क को क्या कर दिया है। 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां, जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो बंद हो गई हैं। 100 से ज्यादा बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, बहुत सारे छोटे यूनिट बंद हो गए हैं, 1.5 से 2 लाख मजदूर मजीद बेरोजगार हो गए हैं। और ये कहानी है सिर्फ फैसलाबाद की। सितारा टेक्सटाइल मिल, आप जानते हो कि बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में। ये 1956 में बनी थी और ये अब तक ऐसे बंद नहीं हुई, लेकिन मियां साहब का विजन इतना ज्यादा है कि इन्होंने उसको भी बंद करवा दिया। और बहुत सारे ऐसे लोगों की फैक्ट्रियां उन्हें बंद करनी पड़ गई जो लोग माजी में पॉलिसियां बनाने के अंदर अपना रोल प्ले करते रहे हैं। और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, यानी बिजली की कीमत बहुत बढ़ गई, गैस की कीमत बहुत बढ़ गई, रॉ मटेरियल की कीमत बहुत बढ़ गई। इन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदियां लगा दी, हर चीज को काबू और कंट्रोल कर लिया। तो इंडस्ट्री चलेगी कैसे? और जो इंडस्ट्री नई आई थी, जो तेजी से चल रही थी, जिस पे खर्चा नहीं हो रहा था, आईटी की इंडस्ट्री, उसके साथ इन्होंने क्या किया वो मैं आपको बाद में बताता हूं। उस पर खबर आई बड़ी अजीबोगरीब किस्म की, उनकी मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया वो मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन पहले आप ये देखें कि 100 के करीब फैक्ट्रियां, 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां वो बंद हो गई हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये कारनामा किया है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, और इससे बेरोजगारी फैल रही है। गौहर एजाज साहब ने एक दावा किया है और उन्होंने ये कहा, ये साबिक निगरान वजीर तिजारत भी है, इन्होंने कहा कि जुलाई में जो बिजली पैदा हुई है उसके ऊपर जो लागत आई है वो 9 रुपए फी यूनिट रही है। तो फिर हुकूमत ने ये बिजली गरीब आदमी को, मतलब बहुत कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले को 40 रुपए से लेके 80 रुपए तक क्यों बेची? एवरेज आप लगा लें तो जो बिजली बनती है 9 रुपए में, वो 70-80 रुपए में क्यों बेच रही है हुकूमत? ये सवाल उन्होंने उठाया। अच्छा, उन्होंने सिर्फ सवाल नहीं उठाया, उन्होंने आदादो शुमार भी शेयर किए हैं। डॉक्टर गौहर एजाज ने ट्वीट करते हुए कहा कि जुलाई में बिजली की कुल पैदावार 20,000 मेगावाट थी, जिसमें से 35% बिजली यानी 7,000 मेगावाट के करीब बिजली जो है वो पानी से पैदा की गई, जो कि बहुत कम कॉस्ट होती है, बहुत ही कम होती है। उन्होंने कहा कि जुलाई में बिजली की पैदावारी लागत 9 रुपए 3 पैसे फी यूनिट रही है। जब ईंधन की कीमत 9 रुपए 3 पैसे फी यूनिट है तो बिल कैसे 40, 60 या 80 रुपए फी यूनिट तक पहुंच गया? यह सवाल उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास 43,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत है, लेकिन मामला क्या है, अब जरा आप गौर कीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि जुलाई के महीने में जो बिजली हमने पैदा की है, वो बिजली पैदा हुई है 9.03, 9 रुपए
3 पैसे फी यूनिट, इतने में बिजली पैदा किया 1 यूनिट, जो कॉस्ट पड़ी है। सारी बिजली मिला लेना आप, वो ऐसे नहीं निकलती कॉस्ट। वो ये देखते हैं कि पानी से कितनी बिजली बनी, सोलर से कितनी बिजली बनी, उसके बाद जो दूसरे जराए हैं उनसे कितनी बिजली बनी, जो आईपीपीज हैं उन्होंने कितनी बिजली बनाई, वो फिर जो सारी बिजली बनती है उसकी कॉस्ट को वो चेक करते हैं। तो जो एवरेज निकली है वो 9 रुपए 3 पैसे निकली है। हुकूमत अगर 15 रुपए का भी यूनिट बेचती तो हुकूमत को 6 रुपए का मुनाफा हो जाता। लेकिन क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट के गंदे मुआहदे किए हुए हैं मियां नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने, तो उसके नतीजे में जो आपको 60 रुपए तक का यूनिट खरीदना पड़ रहा है, कई लोगों को 80 रुपए तक का यूनिट खरीदना पड़ रहा है, कुछ लोगों को कुछ कम करके 40 रुपए का यूनिट भी पड़ रहा है। तो वो जो इजाफी पैसे आपकी जेब से निकल कर जा रहे हैं वो डाका है जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने मारा आईपीपीज की पॉलिसी लाने के बाद 2013 और 2017 के दरमियान। ये किया इन्होंने आपके साथ। यानी गौर एजाज साहब ये कह रहे हैं कि 9 रुपए 3 पैसे का 1 यूनिट बिजली का बना है जुलाई के महीने में, लेकिन जो जुलाई के आपको बिल आ रहे हैं वो 40 रुपए से 80 रुपए तक का आपको यूनिट पड़ रहा है। फिर इसके ऊपर टैक्सीज आपको पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें और आपके ऊपर डाल दी जाती हैं, इजाफी बोझ। तो जब आप इन सारी चीजों को इकट्ठा करके देखते हैं तो इजाफी बोझ जो आपके ऊपर डल रहा है वो किस चीज का है? यानी जो आपको 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 रुपए एक यूनिट पे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, वो वाली कैपेसिटी पेमेंट है जो मियां साहबान ने आपके गले में डाली हुई है। ये बिल नहीं है आपका नाजरीन। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आपका बिजली का बिल जो आपकी बिजली की पैदावार की सलाहियत है उसके मुताबिक जो आपने बिजली पैदा की है 20,000 मेगावाट, वो आपको 9 रुपए 3 पैसे फी यूनिट में आपने पैदा किया जुलाई में। लेकिन हुकूमत आपको वही बिजली बेच रही है 40 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए यूनिट करके। वो इतना महंगा आपको क्यों बेच रही है? क्योंकि उन्होंने कैपेसिटी पेमेंट देनी है उन आईपीपीज को जो आईपीपीज मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने 2013 से 2017 के दरमियान लगाए हैं। और वही वो आईपीपीज है जिन्होंने पाकिस्तान का खून निचोड़ा है। 1994 वाले आईपीपीज मैंने आपको कल बताया था, या 2002 के बाद लगने वाले आईपीपीज, उन आईपीपीज को अगर आप जीरो भी कर देना उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स को और उनको काबू कर लें आप, तो आपको फर्क पड़ता है 1 रुपए 40 पैसे के करीब। बाकी सारी कैपेसिटी पेमेंट आपको पड़ती है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने डाली है आपके ऊपर। ये तो आप शुक्र करें और शुक्रिया अदा करें जाके इमरान खान का, जिसने इसको 148 रुपए पे बहुत सारे प्रोजेक्ट को फिक्स कर दिया था। खासतौर पर जब वो चीन से बात कर रहे थे ये 148 रुपए पे को फिक्स करें, वरना आज आपको 280 रुपए देने पड़ रहे होते एक यूनिट के पीछे कैपेसिटी पेमेंट की मद में, क्योंकि उन्होंने डॉलर रेट पे फिक्स किया हुआ था। पता नहीं बाप का पैसा था या लूट का माल था कि इस किस्म के इन्होंने मुआहदे किए इस मुल्क में। यह है कौमी सलामती का मसला। वो नहीं है कि रऊफ हसन ने फलां अंग्रेज सहाफी से बात कर ली और रऊफ हसन ने फलां इंडियन सहाफी से बात कर ली। वो करण थापड़ कौन है? वो इंडियन गवर्नमेंट भी उससे खुश नहीं होती। उसके पाकिस्तान के कई उसने हुक्मरानों के इंटरव्यू किए हुए हैं पहले। करण थापड़ के बारे में नवाज शरीफ से आप पूछ लें वो कौन है। लेकिन इस वक्त एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल के ऊपर कि क्योंकि करण थापड़ के साथ व्हाट्सएप पे गुफ्तगू हुई है रऊफ हसन साहब की, लिहाजा ये गद्दारी है और ये इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ देगी या पाकिस्तान को पता नहीं क्या करने की या डिस्टेबलाइज करने की एक साजिश है। और भाई एक जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एक पार्टी का या तर्जुमान है, वो अगर सहाफियों से राब्ता नहीं करेगा तो किससे करेगा? किधर जाए, किससे राब्ता करे? वो गली में दुकानदारों से जाके बातें करे? वो किससे बात करे? वो माफिया से जाके बात करे? वो किससे बात करे? यानी किसी जॉयलैंड में जाके वहां बैठ जाओ, वहां के लोगों से बात करे जाके, या टूरिस्ट से बात करेगा जाके? और भाई जो एक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी का, वो सहाफियों को एंगेज करेगा, उनके साथ बात करेगा, लोकली भी इंटरनेशनली भी। तो इंडियन सहाफी करण थापर के बारे में सब जानते हैं और सबको पता है कि उस कितना बड़ा एक सहाफती नाम है। अब उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी कोई चीज आपको पसंद आई या ना पसंद आई एक अलग बात है। बरकत आता है इंडिया में एक और सहाफी, ये भी बड़ा नाम है, और बहुत सारे नाम है। इसी तरह पाकिस्तान में कुछ सहाफियों के बड़े अच्छे नाम है। तो मामला यह है कि एक सहाफी से राब्ता क्या गद्दारी और बगावत हो गई। अजीबोगरीब चीजें पाकिस्तान में करते हैं और प्रोपेगेंडा ऐसे खड़ा करते हैं कि चशम कुशा इंकशाफात हो गए। पता नहीं कौन लिख कर देता है इनको, और उठा के सहाफी जो है वो इसको पोस्ट पे पोस्ट कर रहे हैं। और लोगों ने वो बेइज्जती की है कि यार एक जो इंफॉर्मेशन से ताल्लुक रखने वाला एक पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है, वो अगर सहाफियों से राब्ता नहीं करेगा तो उससे और किससे करेगा? यानी बेनजीर भुट्टो साहबा के आलमी सतह पे सहाफियों के साथ राब्ते रहते थे हर वक्त। इमरान खान साहब के इंटरनेशनल सहाफियों के साथ राब्ते रहते हैं हर वक्त। अब नवाज शरीफ साहब की मैक्सिमम अप्रोच ही लाहौर के चंद सहाफियों तक है। सारी जिंदगी उन्होंने सिर्फ चंद सहाफी जो लाहौर के हैं, उनके अलावा मियां साहब जानते ही किसी को नहीं।
तो इसमें कसूर बेनजीर का या इमरान खान का तो नहीं है। अब अगर रऊफ हसन पढ़ा लिखा है और वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सहाफियों से रब्ता कर रहा है, तो इसमें कसूर जो है वो रऊफ हसन का तो नहीं है, कसूर तो PMLN का है कि जिन्होंने कभी इस चीज को ट्राई नहीं किया और दुनिया के साथ कभी उन्होंने। एक ग्लोबल विलेज है भाई, पूरी दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशंस वो पूरी दुनिया को जोड़ती है। सहाफियों की आलमी तंजीमें हैं जो आपस में जुड़ते हैं, वो एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं। मुझे जब मैं अगवा होकर वापस आया, कुछ सहाफियों ने राब्ता किया और मैं कुछ इंडियन भी थे, लेकिन वो आलमी तंजीमों के साथ जुड़े हुए थे, उनके पास ओहदे थे, तो उन्होंने मुझे पूछा जनाब बताएं आपके साथ क्या हुआ। जो मुझे ठीक लगा उतनी मैंने बात की। कुछ सहाफियों ने मेरे से राब्ता किया जो गोरे थे, जो यूरोप में, उन्होंने मेरे से राब्ता किया। कुछ अमेरिका में, उन्होंने मेरे से राब्ता किया। तो दुनिया भर में लोग होते हैं जो आपसे राब्ता करते हैं और आपसे पूछते हैं कि जनाब आपके मुल्क में क्या चल रहा है, ये आपके साथ क्या हुआ है। और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े सहाफी जो है पूरी दुनिया के सहाफियों के साथ राब्ते में है। तो इसको आप गद्दारी, बगावत, दहशतगर्दी, इन चीजों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। आपको याद होगा जब शहबाज गिल पकड़ा गया था तो इन्होंने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए थे इमरान खान के मुखालिफिन ने। उन्होंने कहा शहबाज गिल पकड़ा गया, उसने ये इंकशाफ कर दिया, शहबाज गिल ने वो इंकशाफ कर दिया, शहबाज गिल ने सारा कुछ बता दिया, शहबाज गिल के सिस्टम में से ये निकल आया, वो निकल आया, फलां बगावत। कुछ नहीं हुआ, वो छूट के वापस आया, वो पाकिस्तान में रहा कुछ अरसा, फिर पाकिस्तान से बाहर भी चला गया, वैसे ये सब कुछ नहीं निकला उसमें से। आदम सवाती गिरफ्तार हुए, फिर ऐसी कहानियां सुनाएगी। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी पे इतनी बगलें बजाई गई कि पता नहीं अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के खिलाफ कौन कौन से सबूत दे दिए और कौन कौन सी गवाहियां दे दी। कुछ नहीं हुआ। अजहर मशवानी, ये एक हफ्ते के लिए इनको गायब किया गया। लोगों ने बड़े दावे किए जी अजहर मशवानी ने पूरा सिस्टम पकड़वा दिया, अजहर मशवानी ने पूरा निजाम दे दिया, अजहर मशवानी ने तमाम लिस्टें दे दी, ये कर दिया वो कर दिया। कख नहीं हुआ। अभी भी उसके 2 भाई उठाकर गायब किए हुए हैं। फिर जो सिक्योरिटी ऑफिसर इमरान खान साहब का था वो पकड़ा गया। लो जी, अब तो बड़ा जदीद किस्म का सिस्टम जो है ना वो एक्सपोज हो गया जो इमरान खान साहब के पास है। वो दुनिया में किस किस से राब्ते में और क्या साजिशें कर रहे हैं, फिर कख नहीं निकला। फिर फवाद चौधरी, उसकी गिरफ्तारी के ऊपर रोला डाल दिया। परवेज लाई जनाब डील हो गई है। फिर कहते हैं कि बुशरा बीबी जो है वो अब इमरान खान से तलाक ले रही है और वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन रही है। ये कहानियां इन्होंने सुनाई, कुछ नहीं निकला। अब रऊफ हसन साहब के बारे में एक के बाद एक कहानी आती है। वो छोटी सी लड़की है गिरफ्तार हुई जिसका नाम था सैयदा अरूबा कोमल। वो 11 लाख अकाउंट उसके खाते में डाल दिए। वो जमानत लेके घर चली गई अपने। ये आज भी बैठ के यानी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। यानी प्रोपेगेंडा भी इस नौयत का करते हैं और ऐसा अजीबोगरीब करते हैं जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। अब जनरल फैज हमीद को लेकर जमीन आसमान के कलाबे में लाए हुए हैं कि वो ये कर देगा तो वो कर देगा, तो वादा माफ गवाह इमरान खान के खिलाफ। क्यों जी वादा माफ गवाह? मेरे ख्याल में ये फौज का इंटरनल मामला, उन्होंने पकड़ लिया एक बंदा, इससे पहले भी उन्होंने बंदे पकड़े हैं। किसी को सजा होती है, कोई छूट जाता है। अगर इसने करप्शन की है तो इसको जरूर सजा होनी चाहिए, जो 2 नंबरी की है उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि सियासत में मुदाखलत पर जर्नैलों के खिलाफ एहतसाब जरूर होना चाहिए, और चाहे उसको शुरू कर दे जनरल फैज हमीद से, और यहीं से शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब और उनके साथी ये कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि जनरल फैज के इनके ऊपर बड़े एहसानात हैं। अब आ जाए एक और खबर की तरफ। ये जो आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वजीर IT, इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया बड़ा अजीबोगरीब किस्म का। शिजा फातिमा इनका नाम है, शिजा फातिमा ख्वाजा आसिफ की ये रिश्तेदार है। और आपको पता है रिश्तेदारों को नवाजा जाता है पाकिस्तान में, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में ही ऐसा होता है। तो ये जो शिजा फातिमा ख्वाजा साहबा हैं, इन्होंने एक अजीबोगरीब मंतक पेश कर दी है। यानी मुझे पहले लगता था कि अगर IT में लगाया तो इनको कुछ ना कुछ तो IT की समझ होगी ना। यानी IT में लगाया, कम से कम ये कंप्यूटर को, इंटरनेट की इसकी बुनियाद को तो जानती होगी। इंटरनेट ज्यादा या कम कैसे होता है, ये फायरवॉल क्या होती है, ये कैसे कुछ बुनियादी चीजें तो पता होती होंगी ना। मैं तो ये सोच रहा था। लेकिन जरा आप स्टेटमेंट सुने मौसूफा का, आपको आइडिया हो जाएगा कि सिर्फ इनकी ऐनक देख के किसी को लगा कि ये IT की एक्सपर्ट हो सकती है, चुप के IT में वजीर लगा दिया। अंदाजा करें आप, ना बंद किया ना सुस्त किया। स्टेटमेंट इनका चेक करें जिसको रद्द कर दिया गया है। तमाम जितने भी फ्री कैन है, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सब ने कहा जी झूठ बोल रही, गलत बात कर रही। उन्होंने कहा कि ना तो इंटरनेट को बंद किया और ना ही सुस्त किया, VPN के इस्तेमाल से मसला हुआ है। अंदाजा करें आप, यानी जो VPN का इस्तेमाल, ये मिसाल पता कैसे, ये ऐसे मिसाल जो 2005 में पाकिस्तान में जल्जला आया था ना, उसके बारे में NDMA ये कह देता कि जी बच्चे उछल रहे थे, छलांगे मार रहे थे, उनकी वजह से जल्जला आ गया। यानी मैंने आपको एग्जाम्पल ऐसे ही मैं दे सकता हूं इसकी, जैसी बात करेंगे वैसे ही फिर एग्जाम्पल होगी ना। जैसे इन्होंने कहा कि VPN के इस्तेमाल से पूरे पाकिस्तान का इंटरनेट स्लो हो गया और बंद हो गया, खराब हो गया। ये इन्होंने वजह बताई ना
तो इसी तरह ये कह सकते हैं कि जी बच्चे उछल रहे थे, उसकी वजह से पाकिस्तान में जलजला आ गया और हजारों लोगों की जो है वो जान चली गई। ये फिर ये भी कह सकते हैं। ये दोनों चीजें मिलती जुलती हैं, अलग अलग नहीं। इनकी अकल पे मातम करने को दिल करता है और जिन्होंने इनको लाकर बिठाया है उनको तो शाबाश देने को दिल करता है कि क्या आपने तोहफे लाकर पाकिस्तान में बिठा दिए हैं। बहरहाल ये इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन इंटरनेट पाकिस्तान में इतना सुस्त किया गया कि एक खबर रिपोर्ट हुई है कि बांग्लादेशी टीम पाकिस्तान में आई है क्रिकेट खेलने के लिए और उनके प्लेयर्स जो हैं वो स्लो इंटरनेट से काफी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ये मैंने कहीं पे खबर पढ़ी है। अब मामला ये है कि बांग्लादेश में इंटरनेट पाकिस्तान से फिर इसका मतलब बहुत बेहतर है। वो जिन्हें हम कहते थे ना 2 टके के बंगाली, उनका 1 टका जो है ना वो आज 2.5 रुपए का है। उन्होंने अपनी 2 मरतबा आजादी हासिल कर ली है और आज वो एक आजाद कौम के तौर पे पाकिस्तान से कितने आगे चले गए हैं। वो हमेशा फस्तायत और जबर के खिलाफ खड़े होते हैं और उनकी तरक्की पाकिस्तान के लिए एक मशअल राह हो सकती है। वो पाकिस्तान से कितना आगे निकल गए। जिनको हम ताने दिया करते थे आज वो यहां पे तंग हो रहे हैं कि जी यहां पे इंटरनेट बहुत स्लो है। तो ये पाकिस्तान को यहां पहुंचाया और ये विजन है शहबाज शरीफ साहब का, बड़ा आला किस्म का। इमरान खान साहब चांसलर का इलेक्शन कैसे लड़ेंगे ऑक्सफोर्ड में, इसके ऊपर अगले वीलॉग में चले बात कर लेते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।